जोहार। आप देख रहे हैं भारत निवासी। आदिवासियों का इतिहास के बारे में बहुत सारे आदिवासियों का और कोई भी गैर आदिवासी हो उनको बहुत कम इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है या तो जानकारी दिया जाता है। तो सर से बात करने के लिए मेरे साथ हैं अभी मुर्मू एजुकेशन सेंटर के टीचर हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आदिवासियों का थोड़ा इतिहास के बारे में, CNT के बारे में, यह है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं अपने परिचय दूं। जी सर। इससे पहले मैं जिसने इस मुकाम तक या भारत प्रदेश के जितने भी लोग हैं इस मुकाम तक जो पहुंचाए हैं उनको सबसे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही आपकी चैनल के माध्यम से महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं उदय मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर दिल्ली से आज इस मुकाम तक जो भी मैंने हासिल किया है, क्योंकि अगर मेरे लिए बाबा साहब नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। सर क्या कारण है सर, जैसे CNT SPT जो कानून बना हमारे झारखंड में या तो कहीं भी और इस तरह का शायद हो सकता है, हमको उतना नहीं मालूम है, झारखंड के बाहर में हो सकता है CNT। तो क्या कारण है सर CNT बनने का, CNT जमीन बनने का? श्याम जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने किया, सवाल किया। CNT एक्ट क्या है, CNT एक्ट बना क्यों, CNT एक्ट से यहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं प्राप्त हुई। जैसे मैं आपको बता दूं, CNT एक्ट जो बना ये यहाँ के आदिवासियों के लिए एक भूमि संरक्षण कानून बनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप पुराना इतिहास को जब आप देखते हैं तो पुराना इतिहास में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं किसी भी हर तरह से सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आप देखें, राजनीतिक अवस्था के अनुसार देखें, आर्थिक अवस्था के अनुसार आप देखें, यहाँ के लोगों को शोषण किया गया। और इस अवस्था को देखते हुए अंग्रेजों ने CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जब अंग्रेज ने भारत में 1600 ईस्वी में प्रवेश किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले भारत के भूमि पर सबसे पहले जो युद्ध किया वो 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ। और 1757 के प्लासी युद्ध में उसने यहाँ के नवाबों को उसने पराजित किया, जिसके कारण फिर से उसने इस युद्ध को प्रारंभ रखा जो बक्सर के युद्ध से, युद्ध के नाम से जाना जाएगा, वो 1764 की है। वहीं से हमारे यहाँ की जो जमीन है वो जमीन को अपने अंदर लाने का प्रयास किया। ठीक है, उसने सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी को समाप्त करके अपने अंदर सारा जमीन की, ठीक है, चीजों को अपने अंदर लाया और 3 तरह के हमारे पास व्यवस्था को बनाया उसने। 1792-93 में देखा जाए तो उसने अस्थायी बंदोबस्ती बनाया, ठीक है, जिसके कारण जो जमीन थी उनके अंदर चला गया रोटेशन करके। दूसरी उसने बनाया रेत वाले बंदोबस्ती, तीसरा उसने बनाया महल वाले बंदोबस्ती, ठीक है। और वहां पे बनाने के बाद यहाँ के जो लोग थे, राजा थे, ठीक है, वहां के लोगों के द्वारा एक क्षेत्र उनको दे दिया गया कि आप इस क्षेत्र के टैक्स को वसूलना है, ठीक है। जमींदार आप कह सकते हैं, ठीक है, आपका जागीरदार कह सकते हैं। उन लोगों ने जब टैक्स वसूलने प्रारंभ किया तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच भी ये एक वार्तालाप बढ़िया से नहीं होने के कारण टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के जमीन पूरी तरह से नीलामी कर देना प्रारंभ कर दिया। जब नीलामी करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे संताल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह हुए हमारे देश के अंदर, झारखंड के अंदर, देश के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राजा लोग जो था
किस कैटेगरी के साथ? वर्तमान समय में अगर देखा जाए कैटेगरी भी हमारे संविधान के अनुसार तो दिया हुआ है सर, किस कैटेगरी के थे उस समय? जी, उन समय में राजाओं का जो अवस्था थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत जी सर। उनको एक बड़ा सा क्षेत्र दिया जाता था, जिसके कारण उनके अंदर जमीन ज्यादा हुआ करता था। जी सर। ठीक है, जमीन ज्यादा हुआ करता था और वो जमीन को वो लोग क्या करते थे, छोटे किसानों को देते थे और वहां से वो लोग टैक्स वसूल करते थे। जी सर। ठीक है, उन लोगों को हम लोग राजा कहते हैं। आज हमारे देश के अंदर राजतंत्र जैसी ही खत्म हुई तो राजा राजवाड़ी भी अब समाप्त हो गई है। सर तो जिस समय इस तरह का युद्ध हुआ सर, तो सिर्फ आदिवासियों को ही क्यों दिया गया सर? सीएलटी एक्ट को क्यों बनाया गया? इसमें बिल्कुल। तो गैर आदिवासी भी था सर, जी, एससी भी बिल्कुल, था, बिल्कुल, ओबीसी भी था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि इस सीएलटी एक्ट को क्यों यहाँ के आदिवासियों को, एससी एसटी को ही दिया गया। ठीक है, सिर्फ आदिवासियों को नहीं, एससी को भी इसका लाभ मिली है। शेड्यूल कास्ट आपको जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो आते हैं, ठीक है, दोनों को मिला है। कारण यहाँ था कि झारखंड को अगर आप देखें तो झारखंड प्रारंभिक काल से ही खनिज संपदा, वन संपदा से परिपूर्ण था। यहाँ के जो आदिवासियों लोग थे वो जंगल के कई छोटे से जगह पर वहां के जंगल को काट करके अपना जीवन यापन करते थे। आज भी खेती करते थे। आज भी आप देख सकते हैं भारत के अंदर या तो झारखंड के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग अभी जंगल झाड़ी में ही रहते हैं। ठीक है, तो कारण क्या था यहाँ पे विद्रोह होने का और झारखंड में ये सीएलटी एक्ट लागू होने का? क्योंकि आदिवासी या एससी जो कैटेगरीज हैं, अभी भी आप देखोगे पूरी, आप झारखंड में आप सर्च कर सर्वे करो या भारत के अंदर आप सर्वे करो तो कहीं ना कहीं इस कैटेगरीज के जो लोग हैं आज भी बहुत पिछड़ेपन है। तो उस समय भी बहुत पिछड़ेपन था। अगर पिछड़ेपन लोग खुद वो क्या खाएगा, आज कल क्या खाएगा, उनके बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है, उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर से टैक्स इतना सरकार के द्वारा जो लादा गया था, जिसके कारण वो टैक्स देने में असमर्थ होता था। जब असमर्थ होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहाँ के राजा राजवाड़ों के साथ में ही उन लोगों का जमीन को नीलामी में लगा दिया जाता था। मैं आपको स्टोरी बता दूं कि जब झारखंड में सिंहभूम की तरफ से अंग्रेज का आगमन, ये बात होती है आपका 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में जब सिंहभूम की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट झारखंड के अंदर प्रवेश करती है तो वहां का एक राजा हुआ करता था जगन्नाथ ढाल। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल के जमीन में भी उन लोगों ने टैक्स लागू कर दिया। ठीक है, उसमें भी उसने अपने दीवानी स्टेप प्रारंभ कर दिया। तो जब उनके अंदर इतना व्यवस्था नहीं है, टैक्स को इतना बढ़ा चढ़ा कर देना प्रारंभ कर दिया, वसूलना प्रारंभ कर दिया, तो अंततः उनको लड़ना पड़ा। 1767 ईस्वी को आप देखेंगे तो जगन्नाथ ढाल ने अपनी सिंहभूम क्षेत्र में पहली लड़ाई झारखंड में आदिवासियों को लड़ा है। इस लड़ाई के अंतर्गत आप देखेंगे ये लड़ाई 10 साल तक उसने लड़ा है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि जितना भी लड़ाई लड़ी गई है ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से लड़ी गई है। ठीक है, 3 स्टेप आपको जानना ही पड़ेगा। जब आप इतिहास को खंगालोगे तो आपको 3 स्टेप हमेशा मिलेगा, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, चाहे वो कोई भी भारत के अंदर, झारखंड के अंदर कोई भी लड़ाई हो, वो 3 स्टेप में लड़ाई लड़ी गई है। क्योंकि ऐसी अवस्था उन लोगों ने बनाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आने के बाद उसने आया क्यों था? व्यापार करने आया था। सिंपल सी बात है। जब उसने देखा भारत के अंदर इतना खनिज संपदा है, सारा संपदा को अपने अंदर हड़पने लाने के लिए उसने क्या किया, एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत भारत को उसने गुलाम बनाया। एक षड्यंत्र की तरह भारत को उसने गुलाम किया। इसमें जो उनको जो साथ दिया है, तकरीबन आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों ने उनको साथ दिया है और जिसके कारण भारत को उनको कब्जा करने में वो सक्षम रहा। सर ये जो सीएलटी का जो एक्ट जो कानून बना, वो कैसे तैयार हुआ सर? ये लड़ाई तो हो गया था सर, युद्ध तो हो गया था, लेकिन बना कैसे सर, तैयार कैसे हुआ? प्रारूप समिति या किस तरह का था ये? इस घटना को हम लोग एक छोटी सी नजर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जब
लड़ाई लड़ी गई जो झारखंड में 1767 से शुरू होती है झारखंड में लड़ाई, और अंततः हम देखेंगे तो 1931 तक ये लड़ाई चलती है। जी सर। इस दरमियान कई ऐसी लड़ाई लड़ी गई, जैसे आपको ढाल विद्रोह देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको चेरो विद्रोह देखने को मिलेगा, आपको चुआड़ विद्रोह देखने को मिलेगा, ठीक है, संथाल विद्रोह देखने को मिलेगा, हो विद्रोह देखने को मिला। तकरीबन इस झारखंड में लड़ाई जो लड़ी गई है 1819 लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन इस लड़ाई को जब एक ही मांग था, झारखंड के जो लोगों का जो मांग था, हमें इज्जत के साथ जीने दें, हमारी जो जमीन है हमारे वापस कर दिया जाए, और मैं आपको टैक्स नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर इतना क्षमता नहीं है। हम एक तो जल जंगल में रहते हैं, ठीक है, हमारे पास भोजन के नहीं है, छोटे बहुत जो हम लोग खेती करते हैं, उस खेती में भी आप इतना टैक्स लागू कर देंगे तो मैं खेती कैसे करूंगा, ठीक है। दूसरी ओर कहता है कि हमारा जीवन यापन का अवस्था उस समय क्या था, हम लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, आज भी बहुत सारे लोगों को आपको देखने को मिलेगा जंगल में रह रहे हैं। तो उस समय में या तो लोग कंदमूल इकट्ठा करते, आज भी देहात में आप जाओगे, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे, आज भी लोग पत्तल बनाता है, ठीक है, सखुआ के पत्ता से पत्तल बनाता है, उसको बेचता है, दत्तून बेचता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसे काम करते। क्यों ऐसा है? पिछड़ी होने के कारण, ठीक है, सामाजिक पिछड़ी कहा जा सकता है, और शिक्षा से पिछड़ा कहा जा सकता है। तो उन समय में जब उनको नहीं समझ में आ रहा, तो अंतिम अवस्था उनके पास था, हमको लड़ना ही है, ठीक है। इस लड़ाई को लड़ने के दरमियान ही जब अंग्रेज अधिकारी को यहाँ पे समझ में आती है कि इसका जो मांग है सत्य है। आप 1855 की लड़ाई को देखिए, दामिनी कोह एक जमीन का नाम है, दामिनी कोह जमीन का नाम है, अंग्रेज द्वारा उनको मिला, ठीक है। फिर से अंग्रेजों ने यहाँ के साहूकार जिसको हम लोग कहते हैं शेख साहूकार, जहां से हम लोग कभी हम लोग पैसे ऋण लेते थे ना, उनके माध्यम से फिर उस जमीन को हड़पा। तो अंततः उसने क्या किया, हमारे जो वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव ने क्या अंततः लड़ाई प्रारंभ करना पड़ा। उसमें ये है कि हमको मेरा जमीन वापस करो, मुझे शांति से जीने दो, अन्यथा हम लोग लड़ने में व्यस्त रहेंगे। तो इस दरमियान उसने जब हकमैन एक अंग्रेज अधिकारी का नाम होता है, एक आपका फादर कंस्टेंट होती है, उन लोगों के बीच में एक वार्तालाप होती है, और वार्तालाप होने के बाद जब उनको समझ में आता है कि इन लोगों का जो लड़ाई है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अगर किसी के अंदर हम मारना काटना शुरू कर दे तो वो भी कुछ न कुछ करेगा, ये अवस्था ही हमारी, ठीक है। तो उन दोनों ने, ठीक है, एक प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार करने के बाद, ठीक है, उसने ब्लूप्रिंट जो दिया है वो हाफमैन दिया है, ठीक है, हाफमैन दिया है। और ये कंप्लीट ये प्रारूप तैयार करने के बाद कंप्लीट ये कब तैयार हुआ, ये तैयार हुआ 11 नवंबर 1903 ईस्वी में, 11 नवंबर 1903 ईस्वी में जब पूरी तरह से प्रारूप खत्म कर दिया, लिखित खत्म हो गया, तो अंततः 1908 में ये लागू कर दिया गया कि आज भारत के अंदर या झारखंड के अंदर सीएनटी जो जमीन होगी, ठीक है, खासकर ये सीएनटी झारखंड के लिए होती है, झारखंड राज्य के लिए होती है, कि जो झारखंड का जो सीएनटी जमीन होगा वो गैर सीएनटी लोग उसको खरीद नहीं सकते। ये अवस्था उन लोगों ने हम लोगों को दिया, ठीक है, कि गैर आदिवासियों को जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, आदिवासी खरीद सकता है। लेकिन इसमें भी एक कानून उसने बना दिया कि अगर आप क्या कारण है कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है, कोई तो कारण होगा सर। जी बिल्कुल, आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उस समय में ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी ना कि छोटी सी रकम के लिए बड़ा सा जमीन उन लोगों ने लूट लिया, ठीक है। अगर लिखित रूप अगर बना के चला जाता कि लिख सकता है, दे सकता है, तो कहने कि आज हमारे पास जो भी जमीन बची हुई है वो गैर आदिवासी लोग इसको हड़प लेते तो पहले से उन लोग का था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसने ये सोचा अगर इन लोग को ऐसा करके देंगे तो कहीं दिक्कत होगा, इसलिए उसने नहीं दिया। अगर ऐसी अवस्था बनती है कि आदिवासियों का जमीन है और गैर आदिवासी को दे रहा है, तो उसमें सबसे पहले वित्त आयोग से उनको परमिशन करना पड़ेगा, और वित्त आयोग से परमिशन के बाद उनको जमीन दिया जा सकता है, गैर आदिवासी को जमीन दिया जा सकता है। लेकिन किस लिए? सड़क
किस लिए? आपका स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। ऐसे खेती करने घर बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा बॉस। ठीक है, अगर उसमें भी ये कानून उसमें लिखा गया है कि अगर गैर आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को जमीन को होता है ना कि धोखे से छल कपट करके दिया है, गलत तरीके से उसने अर्जन किया है, तो फिर से उस जमीन को आदिवासियों को स्वाहा हो जाएगा। ये कानून में लिखी हुई है। सर वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड में है, लेकिन कितना जिलों में है अभी वर्तमान में सीएमटी जमीन? श्याम जी, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में, हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, पहला प्रमंडल आप देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान हो गया, पलामू हो गया और आपका संथाल परगना हो गया। कुल मिला के ये 4 प्रमंडल में लागू है। 4 प्रमंडल के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। ठीक है, गढ़वा है, लातेहार है और पलामू है। ठीक है, वहां पे लागू है। और उत्तरी छोटा नागपुर में अगर आप देखें तो चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, गिरिडीह हो गया और धनबाद हो गया, कोडरमा हो गया। क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं, 7 जिले में ये कानून लागू है। ये कानून लागू है। दूसरी ओर अगर आप देखते हैं उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में आप रांची देख सकते हैं, गुमला देख सकते हैं, सिमडेगा देख सकते हैं, कुट्टी देख सकते हैं, वहां भी लागू है। ठीक है, और पूर्वी कोल्हान क्षेत्र में अगर देखें, कोल्हान प्रमंडल में देखें तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। कुल मिला के ये जो नियम लागू हुई है, ये आपका छोटा नागपुर के 4 प्रमंडल में अभी भी लागू है। सर दूसरा नियम है, कितना अनुसूची है और किस तरह करके इसका थोड़ा अनुच्छेद वगैरह क्या है सर? देखिए, इसका जो मेन मोटो जो आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि इसका जो बनाने का स्टेप है ये अलग अलग है, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये 19 अध्याय में बनाया गया है। ठीक है, 19 अध्याय में बनाया गया है और इस 19 अध्याय को अभी संभव नहीं है, इसके लिए लंबा समय हम लोगों को लेना पड़ता है। ठीक है, तो 19 अध्याय में बनाया गया है। 271 आर्टिकल को देखिए, 46 आर्टिकल को देखिए और 49 आर्टिकल को देखिए, इसमें पूरी तरह से दिया हुआ है। ये इसलिए बनाया गया ताकि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी किसी भी प्रकार से वो हासिल नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के आदिवासियों का जमीन लूटा जाएगा और झारखंड के जो लोग हैं पहले विवश थे और आज भी विवासी हो जाएंगे। आज तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा हर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आज पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिए हैं और कहीं ना कहीं आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके तहत आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय के, उसने समझा कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं, उनका मांग सही है। उसने 1908 ईस्वी में यहाँ पे लागू करके चला गया सीएमटी एक्ट। सर गिरिडीह में वैसे देखा जाए तो झारखंड के गिरिडीह जिला में आप अकेले टीचर हैं सर, आप क्या क्या पढ़ाते हैं सर? मैं आदिवासी टीचर में अकेले हैं सर। बात तो सही है आपका, हो सकता है आज के डेट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे, फिलहाल आप अगर समझ रहे मैं अकेला हूं तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं गिरिडीह में लगभग 2009 से मैं सेंटर को चला रहा हूं और आज तो जब मैं स्टार्टिंग किया था उसमें मैं इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश में आपका जो लैंग्वेज होती है लैंग्वेज पढ़ाते थे। दूसरी ओर होता है कि आपका जो बुक्स लैंग्वेज 11-12 का होता है उसमें पढ़ाता था। ठीक है, कोई ऐसा घटना घटा जिससे हमको आर्ट्स का सब्जेक्ट शुरू करना पड़ा। ठीक है, आर्ट्स का सब्जेक्ट शुरू करना पड़ा और आज के डेट में देखा जाए मैं अभी झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीएस, चाहे वो जेपीएससी रिलेटेड हो, चाहे वो जेएसएस रिलेटेड हो, दरोगा हो या झारखंड पुलिस हो, उनका मैं अभी तैयारी करा रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ोगे, चाहे झारखंड से का इतिहास हो, तो कहीं ना कहीं ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। ठीक है, झारखंड का भूगोल हो तो कहीं ना कहीं भारत के भूगोल से जुड़ी हुई है। तो कोई भी चीज आप अगर देखते हैं तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसको अलग करना संभव नहीं है। ठीक है, अलग करना संभव नहीं। आप देखिए कि झारखंड को अब प्राचीन
भारत के अंदर घुसेंगे और प्राचीन भारत के अंदर घुस के जब आप देखेंगे कि इतने ब्राह्मण ग्राम थे, जी इतने ब्राह्मण ग्राम है, उसमें झारखंड का दूसरा नाम रखा गया जिनका नाम है पुंड्रू या पुंड, पुंड्रू या पुंड रखा क्या गया। होता है सर इसका? ये एक जगह का नाम दिया गया, जैसे झारखंड अभी झारखंड हो गया ना, तो उसमें पुंड्रू या पुंड के नाम से जाना जाता था झारखंड। जी ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे ऋग्वेद, आपको देखिए हाँ। ऋग्वेद में ऋग्वेद किकेट प्रदेश कहा गया है, जी वायु पुराण आप देखिए वायु पुराण मुरंड कहा गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारत के इतिहास और झारखंड के इतिहास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको अलग करना संभव नहीं है। तो मैंने जब देखा कि आज ऐसा नहीं हो सकता हम लोगों से, क्यों हम लोग झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड जेपीएससी या जेएसएससी निकालने में हम लोग असमर्थ हैं, क्यों ऐसा है? तो इस अवस्था को देखते हुए हमने जेपीएससी का बैच शुरू कर दिया। जी सर। ठीक है, और जेपीएससी का पढ़ा है सर इसमें? जी हाँ, जी सर। मैं जेपीएससी के पढ़ा रहा हूँ। जेपीएससी के अंतर्गत तो सारा चीज आते हैं, क्योंकि जेएसएससी तो उसी के एक छोटा भाई के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो आज गिरिडीह में मैं फर्स्ट स्टेप हूँगा, मैं आने आदिवासियों में, ऐसे तो दूसरा लोग पढ़ा रहे होंगे, इतना आइडिया मेरे को नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप होंगे। और आज मैं आप सभी के माध्यम से मैं यहाँ के झारखंड के लोगों को या झारखंड के विद्यार्थी को मैं ये कोशिश करूंगा उसको अच्छा से अच्छा नॉलेज दिया जाए, ताकि एक अटेम्प्ट में झारखंड के जो पीटी जेपीएससी जो पीटी वो निकाल सके। आज मैं झारखंड का जीएसबी पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ पे जो अवस्था है, यहाँ पे जो अवस्था है कि उस अवस्था को यहाँ के जो अवस्था है, हमने ऐसा अवस्था क्यों मेरे अंदर हुआ, मैं अपने घटना को मैं आपको बता दूं कि जब मैंने लगभग 8 या 9 साल का था, तो उस समय मेरा फादर का देहांत हो गया। मैं ये बहुत मेरे अंदरूनी चीजें से घिरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि फादर का डेथ हो गया तो पढ़ाई लिखाई मेरा थोड़ा चौक हो गया, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं अभी भी हैं, अभी टीचर बने हुए हैं, नारायण मुर्मूदा। ठीक है, तो उस समय वो थे एक घर में चलाने के लिए। तो उस समय का जो अवस्था को हमने देखा तो लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ हमको भी करना है, ताकि जो हमने फेस किया जीवन में उस सारे चीजों को कोई आने वाले जो बच्चे लोग होंगे वो फेस नहीं करें, जिसके तहत हमने स्टार्ट किया। पहले कारण, दूसरी कारण है कि जब मैंने आर्ट्स को प्रारंभ किया कि मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया। ठीक है, मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया। तो कोई लोग कुछ पढ़ाते थे, कोई लोग कुछ पढ़ाते, तो मैं भी कुछ पढ़ाता था। तो हम सभी के बीच में कॉम्बिनेशन होता था कि आप ये स्टूडेंट को दीजिए, हम आपको ये स्टूडेंट देंगे। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब्जेक्ट वो भी वहां पढ़ा रहा है। हम एक साधारण इंसान जो उनको मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट को, लेकिन वो मेरे को नहीं देकर मैं पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम नहीं कर सकते, मेरे अंदर क्या कमी है? इंसान के अंदर सब कुछ है, अगर इंसान चाहे सब कुछ है। तो हमने इत्तेफाक से एक्सीडेंटली मैंने आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया, और आज मैं लगभग 3 साल से आर्ट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ और अच्छे रिजल्ट है। जेपीएससी पे पढ़ा? जी, जेपीएससी पे पढ़ा रहा हूँ। जेपीएससी के लिए इसके लिए भी एक अच्छा सा कहानी है, मैं आपको बता दूं कि ये जो जेपीएससी मैंने जो शुरू किया उसमें बहुत बड़ा और उससे बड़ा मेरे अंदर धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? मेरे वाइफ बायोलॉजी पढ़ाते थे 11th 12th, बायोलॉजी पढ़ाते थे 11th 12th की। यहाँ के कुछ टीचरों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, अपने आप में ग्रुप बनाया, और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं सारे बच्चे लोग को कहा कि जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना है यही पढ़ना है। मेरी वाइफ एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी, ठीक है, और सारा सब्जेक्ट वो लोग उधर ही पढ़ते थे, और लोग तो एक साल मिल गया, हम अकेले इधर हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के सारे बच्चे लोग ले गए। तो सारे बच्चे लोग को ले गया, तो हम क्या करें, तो चलो ठीक है, मेरी वाइफ बोले क्या करना चाहिए इस अवस्था में? बोले कोई बात नहीं, ऊपर वाला है हमारे साथ, अगर हमारे पास नॉलेज है तो बहुत कुछ काम हम हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि गिरिडीह में जो चीज नहीं हो रही है, गिरिडीह में जो चीजों के पढ़ाई नहीं हो रही उस चीजों को मैं प्रारंभ करूंगा, और इस इत्तेफाक से मैंने आज सभी बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ जेपीएससी से मैंने प्रारंभ किया। बहुत बड़ी घटना है हमारी। ऐसी भी अवस्था होती है चीजों के अंदर, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस गिरिडीह के अंदर ऐसी चीजें होती है जिसके कारण आज मैंने जेपीएससी शुरू किया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं
झारखंड के तमाम विद्यार्थियों में ये आगाह करना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को देखिए, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह आपको बेहतरीन नॉलेज प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए मैं आपके समक्ष हमेशा तत्पर रहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो बोलना सीखेगा और वो बोलेगा, समाज के बारे में बोलेगा। इसी तरह ही आदिवासी भी अब धीरे धीरे पढ़ने लगा है। वो ये जो सर है हमारे मुर्मू सर, ये अकेले हैं आदिवासी सर गिरिडीह में, जो JPSC भी पढ़ाते हैं और आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश का स्पोकन भी पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना, शेयर करना भी ना भूलिए। और आप लोग भी चैनल को देखते रहिए और सर का YouTube चैनल है मुर्मू एजुकेशन सेंटर, वो भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आप सभी को।